हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करने वाले हैं गाउस डाइवर्जेंस प्रमेय के ऊपर, गाउस डाइवर्जेंस थ्योरम के ऊपर। देखिए, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि हमें इसका क्या यूज है, हमें क्यों पढ़ना है ये थ्योरम। देखिए, ये ओनली मैथमेटिकल थ्योरम है, इसका कोई फिजिकली सिग्निफिकेंस नहीं है। हमें जहाँ भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन टिपिकल लगती है, जहाँ पर भी एक यहाँ कौन सी मैथमेटिकल कैलकुलेशन की बात होगी, क्योंकि गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम सबसे पहले याद रखेंगे, ये एक सरफेस इंटीग्रल को वॉल्यूम इंटीग्रल में कन्वर्ट करती है। ये एक पृष्ठ समाकल को आयतन समाकल में परिवर्तित करती है। अब आपको क्लियर होना चाहिए कि सरफेस इंटीग्रल क्या होता है और वॉल्यूम इंटीग्रल क्या होता है। ठीक है, जैसे ए अगर कोई वेक्टर फील्ड है तो इंटीग्रेशन ए डॉट डी एस ये एक सरफेस इंटीग्रल को बताता है। अगर ए डी वी लिख दोगे आप, ये एक आयतन इंटीग्रल, क्योंकि वॉल्यूम में तो यहाँ ये खुद एक स्केलर क्वांटिटी है, अदिश राशि है, तो ए डी वी अगर ये स्केलर इंटू स्केलर आएगा तो ये एक वॉल्यूम इंटीग्रल को बताता है। यहाँ प्रस्थ समाकल, क्योंकि एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, तो ए डॉट डी एस वेक्टर आएगा और फिर इंटीग्रेशन लगाओगे तो ये सरफेस इंटीग्रल को बताता है, और ए डॉट डी एल ये लाइन इंटीग्रल को बताता है। ये आप लोगों को ध्यान में होना चाहिए। ठीक है, तो ध्यान में रखना है कि गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम एक सरफेस इंटीग्रल को एक वॉल्यूम इंटीग्रल में कन्वर्ट करती है। ठीक है, और इसके नाम से भी क्लियर है कि इसमें एक साइड में ये डाइवर्जेंस से रिलेटेड है, इसका मतलब एक साइड में डाइवर्जेंस आएगा। मैंने क्या बोला, सरफेस इंटीग्रल, तो सरफेस इंटीग्रल तो आएगा ही आएगा, फिर इसका मतलब वॉल्यूम इंटीग्रल वाली साइड में डाइवर्जेंस आएगा। ठीक है, तो क्या स्टेटमेंट है पहले समझ लेते हैं इसका स्टेटमेंट। स्टेटमेंट या कथन, अकॉर्डिंग टू गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, surface integral of vector field is equal to volume integral of divergence of vector field। स्टेटमेंट समझ में आया कि किसी भी सदिश क्षेत्र यानी वेक्टर फील्ड का सरफेस इंटीग्रल उस वेक्टर फील्ड के डाइवर्जेंस यानी उस सदिश क्षेत्र के डाइवर्जेंस के आयतन समाकल के इक्वल होता है, वॉल्यूम इंटीग्रल के इक्वल होता है। इसे मैथमेटिकली लिखेंगे तो इंटीग्रेशन ए डॉट डी एस वैक्टर लिख लीजिए, और फिर ये तो सरफेस इंटीग्रल को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसके नीचे एस लगा देते हैं। एस का मतलब ये किसी सरफेस एस के ऊपर सरफेस इंटीग्रल है, अभी बताऊंगा। ठीक है, तो अब आपके पास क्या है, ये किसके इक्वल आता है, किसी वेक्टर फील्ड का डाइवर्जेंस। और डाइवर्जेंस मैंने आपको क्या बताया था कि डेल डॉट ए ये किसी वेक्टर ए का डाइवर्जेंस बताएगा, तो इस वेक्टर फील्ड के डाइवर्जेंस के वॉल्यूम इंटीग्रल के क्या होता है, इक्वल होता है। ये इस थ्योरम का स्टेटमेंट है। अब इसको हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। चलिए इसको प्रूफ करते हैं। प्रूफ करने के लिए स्टूडेंट सबसे पहले तो हमें एक वेक्टर फील्ड लेना पड़ेगा। ठीक है, कि हम लोग ए वेक्टर कोई वेक्टर फील्ड ले लेते हैं और उसके अंदर एक क्लोज सरफेस लेंगे जो किसी ना, जब भी मैंने आपको बताया था क्लोज सरफेस किसको बोलते हैं, जो किसी ना किसी वॉल्यूम को इनक्लोज करते हैं, यानी बंद पृष्ठ किसको बोलते हैं, जो किसी आयतन को परिबद्ध करती है। तो लेट अस कंसीडर एनी क्लोज सरफेस। माना एक बंद पृष्ठ की कल्पना करते हैं which enclose volume V. Let it is placed
इन वेक्टर फील्ड ए वेक्टर, इसे किसी सदिश क्षेत्र ए वेक्टर में रखा गया। ये एक देखिए, ये सर्कल नहीं है, ये स्फीयर है, समझ में आ रहा है, ये स्फीयर है, ध्यान रखना, क्योंकि क्लोज सरफेस की बात हो रही है। उसको किसी वेक्टर फील्ड ए वेक्टर में रखा गया। अब स्टूडेंट मुझे बताइएगा, ये स्फीयर है, स्फीयर की इतनी छोटी सी सरफेस लूँ, इसका ये ds एरिया लिया, ds एरिया की डायरेक्शन प्लेन के परपेंडिकुलर वो ds वेक्टर से रिप्रेजेंट की जाएगी। यानी आप छोटा सा एरिया, छोटा सा क्षेत्र अगर यहाँ से ds लेते हो, उसकी डायरेक्शन कहाँ होगी, प्लेन के परपेंडिकुलर। अब मुझे निकालना है इस एरिया से कितना फ्लक्स पास होगा, तो आप क्या बताओगे, इस एरिया से पास होने वाला फ्लक्स कितना होगा सर, a डॉट ds होगा। क्योंकि अगर मैं ए वेक्टर, आपको यहाँ पे इस पॉइंट के ऊपर क्या क्या पता है, ध्यान देना, ये छोटा सा एरिया है, तो पूरा एरिया तो ये वाला है, ठीक है। इस तरीके से इसके ऊपर बहुत सारे छोटे छोटे एरिया बनेंगे। ds वेक्टर की डायरेक्शन तो ये होगी, ए वेक्टर की डायरेक्शन ये वाली है। इनमें क्या एंगल है अभी हमें यहाँ जानने की ज़रूरत नहीं, मैंने तो क्या बताया कि अगर आप इनका डॉट प्रोडक्ट करोगे तो ये फ्लक्स आ जाएगा, क्योंकि ये फ्लक्स की वैल्यू कब आएगी, जब आपको थीटा पता होगा। तो अभी तो ए डॉट, अगर मैंने जब तक मैंने आपको थीटा नहीं बताया, तो आप क्या बताओगे, फ्लक्स कितना होगा, ए डॉट डी एस वेक्टर होगा। तो इस छोटे से एरिया से कितना फ्लक्स पास होगा, डी एस। तो ये पूरा एरिया कितना है, एस, तो पूरे एरिया से कितना फ्लक्स पास होगा, इंटीग्रेशन कर दीजिए, देन फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेस एस, बंद पृष्ठ एस से गुजरने वाला फ्लक्स, इसके नीचे एस लगा देता हूँ, एस पृष्ठ से गुजरने वाला कुल फ्लक्स हमारे पास आ गया है, फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेस एस, ठीक है। देन अच्छा, अब देखिएगा स्टूडेंट, ध्यान से समझिएगा मेरी बात। अब हम इस सरफेस को दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। लेट अस अज्यूम सरफेस S is divided into two parts, S1 and S2। माना पृष्ठ S जो है वो दो भागों S1 और S2 में विभाजित की गई है। ये सरफेस जो थी वो दो पार्ट से मिलकर बनी है, तो ये पार्ट जो आप दिखाओगे ये एरिया बनेगा, समझ में आया, ये नीचे एरिया बन जाएगा ना स्टूडेंट, कारण समझ में आ रहा है, क्योंकि ये स्फीयर है, ध्यान रखना है, ये स्फीयर है, तो फिर ये इनका कॉमन पार्ट बनेगा। ये ऊपर वाला सरफेस है S1, नीचे वाला S2, ये किसी वेक्टर फील्ड ए वेक्टर में ही रखी गई। अब आप मुझे बताइए इससे कितना फ्लक्स पास होगा। देखो ध्यान से समझो, फ्लक्स का मतलब हम छोटे छोटे एरिया लेंगे, जैसे मुझे पूरी S1 सरफेस से पास होने वाला फ्लक्स निकालना है, मैं छोटा सा एरिया यहाँ पे, जैसे पहले आप पूरी सरफेस के लिए लिख रहे थे वो ds लिख रहे थे, यहाँ छोटा सा एरिया जो लोगे उससे पास होने वाला फ्लक्स कितना होगा, a डॉट ds1, ये a डॉट ds1। अगर मैं पूरी क्लोज सरफेस से पूछूंगा तो ये हमारे पास जो पूरी क्लोज सरफेस, आधा पार्ट आ गया ना नीचे और उसके ऊपर है, ये समझ में आ रहा है, ये उसके ऊपर है, ये उसका सरफेस हो गया, उस क्लोज सरफेस S का ये कॉमन पार्ट जो है ये उसका सरफेस हो गया, ये वाला सरफेस एरिया हो गया, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ ध्यान से समझना बात, A डॉट ds आ गया हमारे पास, ये इस पूरी क्लोज सरफेस से पास होने वाला फ्लक्स आ गया। अब इस फ्लक्स में क्या क्या इंक्लूड होगा, इस फ्लक्स में ये कॉमन एरिया जो है ना स्टूडेंट वो भी इंक्लूड होगा, ध्यान से समझना, इस कॉमन एरिया से पास होने वाला, क्योंकि अगर आपने इंटीग्रेशन कर दिया तो ये आपके पास आ गया है फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेस
S1, बंद पृष्ठ S1 से गुजरने वाला कुल फ्लक्स आ गया। ठीक है, इसमें क्या इंक्लूड है, इस कॉमन एरिया से भी कितना फ्लक्स पास होगा वो भी इंक्लूड है। ठीक है, अब आप मुझे लिख के बताएं, फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेस S2, कॉमन सरफेस S2 से कितना फ्लक्स पास हो रहा होगा, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ओवर S2 A डॉट ds2। कॉमन सरफेस सॉरी ये S2 फ्लक्स को, S2 कौन सा, नीचे वाला, अब इसमें भी ये कॉमन पार्ट इंक्लूड है। समझ में आ रहा है? अब आप मुझे ये बताओ, जब कॉमन पार्ट इंक्लूड है, जब आप पहले ऊपर वाली सरफेस ले रहे होगे, जिस समय ऊपर वाली सरफेस से पास होने वाला फ्लक्स निकाल रहे होगे, तो तब उसमें इस इंटीग्रेशन के अंदर ये पार्ट सारे ऐड हुए हैं, यानी ये एरिया जो इस कॉमन पार्ट पे होगा, ध्यान से समझे, ये जो कॉमन पार्ट है ये वाला, इस इधर ऊपर भी है सरफेस, नीचे भी है, तो कॉमन पार्ट में जो ये एरिया होगा, इसमें एरिया वेक्टर की डायरेक्शन ds वेक्टर नीचे आएगी। समझ में आ गई बात? किस सरफेस के लिए? ऊपर वाली सरफेस के लिए। जब आप सरफेस S2 ले रहे होगे, तब आपका जो एरिया वेक्टर है वो तो प्लेन के परपेंडिकुलर आउटवर्ड होता है ऊपर, तो इन दोनों सरफेस के लिए, जब आप सरफेस S1 ले रहे हो और सरफेस S2 ले रहे हो, कॉमन पार्ट के जो एरिया एलिमेंट होंगे वो अपोजिट होंगे, इक्वल और अपोजिट होंगे, क्योंकि एरिया एलिमेंट तो वही होंगे, इक्वल और अपोजिट होंगे, तो इससे पास होने वाला फ्लक्स वो भी इक्वल और अपोजिट हो जाएगा। भाई जितना फ्लक्स यहाँ से पास हो रहा है, फिर इतना फ्लक्स यहाँ से भी पास हो रहा है, तो A डॉट ds यानी इससे पास होने वाला फ्लक्स, कॉमन पार्ट से पास होने वाला फ्लक्स इक्वल और अपोजिट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब आप ये सरफेस लोगे तो एरिया एलिमेंट ऊपर हो जाएंगे, जब आप ये सरफेस लोगे एरिया एलिमेंट नीचे हो जाएंगे, तो पास होने वाला फ्लक्स इक्वल और अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, तो फ्लक्स थ्रू कॉमन सरफेस इज इक्वल एंड अपोजिट। जो कॉमन सरफेस है यानी उभयनिष्ठ पृष्ठ से गुजरने वाला जो फ्लक्स है वो बराबर है और विपरीत है, तो इसका मतलब ये एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो अब आप मेरे को ये बताएं, देन टोटल फ्लक्स कुल फ्लक्स, अब मैं इसको इसके इक्वल लिख सकता हूँ क्या? देन टोटल फ्लक्स, कुल फ्लक्स हमारे पास आ जाएगा सरफेस S1 से पास होने वाला फ्लक्स प्लस सरफेस S2 से पास होने वाला फ्लक्स। दोनों को ऐड कर दो। देखो, अगर मैं इन दोनों को ऐड करता हूँ तो क्या होगा, ये पूरी सरफेस से पास होने वाला फ्लक्स प्लस कॉमन पार्ट से पास होने वाला फ्लक्स, इसको ऐड करूँगा, पूरी सरफेस से पास होने वाला फ्लक्स प्लस कॉमन पार्ट से पास होने वाला फ्लक्स, इसी के अंदर आ गया। अब कॉमन से पास होने वाला फ्लक्स इक्वल और अपोजिट है, वो तो कट जाएगा, यानी इन दोनों को ऐड किया तो ये ऊपर वाली सरफेस और नीचे वाली सरफेस से पास होने वाला फ्लक्स ऐड हो जाएगा। तो मतलब कौन सा सरफेस आ गया? जो ये वाला था, जो इस सरफेस से पास हो रहा था फ्लक्स, वही इन दोनों का सम किसके इक्वल आ गया? इस पूरी सरफेस से जो पास, क्योंकि ये कॉमन वाला तो आपस में कट जाएगा, इसका मतलब ये किसके इक्वल होगा? A डॉट ds आप क्या लिख सकते हो? S1 से पास होने वाला फ्लक्स प्लस S2 से पास होने वाला फ्लक्स। ठीक है, इसी तरीके से लेट अस अज्यूम सरफेस S is divided into n part। माना जो हमारा पृष्ठ S है वो n भागों में विभाजित है। ठीक है, तो अब हम लोग क्या एज्यूम कर रहे हैं कि जो सरफेस S है वो n पार्ट्स में विभाजित है। ठीक है, जैसे यहाँ S1 लिख देते हैं, यहाँ S2, यहाँ कोई SI लिख देते हैं, यहाँ SN आ जाएगा, इसको एरिया वेक्टर A में ही रखा गया है। ठीक है, देन फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेस, देन टोटल फ्लक्स, कुल फ्लक्स क्या आएगा? अब भी लिखोगे अगर कुल फ्लक्स
ए डॉट डी एस ओवर एस, S1 से पास होने वाला फ्लक्स प्लस S2 से पास होने वाला फ्लक्स प्लस डैश 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 एस एन ए डॉट डी एस है। देखो स्टूडेंट, S1 ये क्लोज सरफेस बनेगी, ध्यान रखना, क्योंकि ये क्लोज है तो ये छोटी छोटी बहुत सारी क्लोज सरफेस बन जाएंगी, छोटी छोटी हमारे पास बहुत सारी बॉल्स बन गई, तो ये सारी छोटी छोटी बहुत सारी बॉल्स बन जाएंगी, बहुत सारी क्लोज सरफेस बन जाएंगी। तो छोटी क्लोज सरफेस की जो कॉमन पार्ट होंगे, S1 और S2 का कॉमन पार्ट होगा, वो तो कट जाएगा क्योंकि वो इक्वल और अपोजिट हो जाएगा। फिर S1 और नीचे इसके कोई आती है तो वो भी कॉमन पार्ट कट जाएगा, तो कॉमन पार्ट सारा कैंसिल होता जाएगा। यानी अगर आप इन सभी सरफेस का टोटल फ्लक्स जोड़ोगे, कौन कौन सा बचेगा? सिर्फ बाउंड्री वाला बचेगा, और बाउंड्री वाला फ्लक्स किसके इक्वल है? ए डॉट डी एस के। यानी अगर सबका एडिशन करोगे तो वो क्या आएगा? ए डॉट डी एस आएगा, क्योंकि कॉमन वाला क्या हो जाएगा? कट जाएगा। देन आप इसको क्या लिख सकते हो? ए डॉट डी एस को क्या लिख सकते हो? समीशन आई इक्वल टू 1 to n, ठीक है, समीशन आई इक्वल टू 1 to n, और ए डॉट डी एस आई, ये तो सब में सेम है, ओवर एस आई, ऐसे लिख सकते हो। यानी इनका सम करोगे तो यही आ जाएंगी टर्म। इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देता हूँ। अब आप किसी सरफेस एस आई के लिए डाइवर्जेंस की डेफिनेशन को देखिएगा। ये क्लोज सरफेस है एस आई, ठीक है। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ डाइवर्जेंस, डाइवर्जेंस की परिभाषा से, डाइवर्जेंस की परिभाषा क्या बोलती है? अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ डाइवर्जेंस, ठीक है। अब देखिए डाइवर्जेंस की परिभाषा क्या बोलती है कि अगर किसी क्लोज सरफेस को आप किसी एरिया वेक्टर सरफेस वेक्टर फील्ड ए वेक्टर में रखते हो, तो डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर किसके इक्वल होता है? लिमिट, अब जो एरिया इनक्लोज करेगा वो डी वी आई लिख दो, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? लिमिट डी वी टेंस टू 0, और ये ए डॉट डी एस आई आ जाएगा, उस सरफेस से पास होने वाला टोटल फ्लक्स अपॉन में डी वी आई। ये किसका डेफिनेशन है भाई? अगर कोई एरिया एस आई क्लोज सरफेस एस आई डी वी आई वॉल्यूम इनक्लोज करती है, तो उससे जो पास होने वाला डाइवर्जेंस होता है, डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर, वो इक्वल होता है पर यूनिट वॉल्यूम पे पास होने वाला फ्लक्स। ये मैंने डाइवर्जेंस की डेफिनेशन में बताया था। देन ये तो वैल्यू क्या है स्टूडेंट? हमारी बहुत स्मॉल है, तो हमारे पास इसको इधर ले आते हैं, डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर इनटू में डी वी आई कर दो, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? एस आई ए डॉट डी एस आई कर दो। ये तो क्या बता रहा है कि लिमिट डी ए वी आई टेंस टू 0 है, तो ये कोई मल्टीप्लाई नहीं है, ये तो सिग्निफिकेंस इसका सिर्फ इतना है कि ये स्मॉल है। मल्टीप्लाई किसका होगा? डी वी आई का होगा। दोनों तरफ समीशन लगा दो, समीशन आई इक्वल टू 1 to n, डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर डी वी आई इज इक्वल टू समीशन आई इक्वल टू 1 to n ए वेक्टर डॉट डी एस आई। देन समीशन आई इक्वल टू 1 to n डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर डी वी आई। अच्छा, अब ये वैल्यू किसके इक्वल है? इक्वेशन 1 में देखो, ये वैल्यू इंटीग्रेशन ए डॉट डी एस आई के इक्वल है। ये कहाँ से लिखा? फ्रॉम इक्वेशन 1 से लिखा। अच्छा स्टूडेंट, अब यहाँ पे पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है? क्योंकि इसमें n तो बहुत बड़ा नंबर हो सकता है, आप एक सरफेस s को बहुत सारी छोटी छोटी सरफेस से मिलकर बना मान सकते हो। n अगर बहुत बड़ा नंबर है तो ये समीशन बहुत बड़े नंबर तक जाएगा, तो सबको ऐड करना बहुत मुश्किल है। ध्यान रखो भाई, जहाँ n लार्ज हो जाता है, जहाँ पर n की वैल्यू बहुत बड़ी हो जाती है, तब उनको ऐड करना बहुत मुश्किल हो जाता है, इसलिए वहाँ पर हम समीशन की जगह क्या करते हैं? इंटीग्रेशन। तो ये समीशन कब इंटीग्रेशन में कन्वर्ट हो जाएगा? जहाँ n लार्ज पॉसिबल है, तो यहाँ n पॉसिबल है लार्ज, तो इसका मतलब ये समीशन की जगह इंटीग्रेशन डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर, अब डी वी आई की जगह डी वी लिख दोगे, और ए डॉट डी एस एस आई नहीं है, ये ए डॉट डी एस है। तो आपने ये देखा, ये किसके इक्वल आ गया? डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर डी वी, ठीक है, ए डॉट डी एस के क्या आ गया? इक्वल आ गया। दिस इज गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, ये गॉस डाइवर्जेंस प्रमेय है, ठीक है। चलिए अब हम बात करेंगे नेक्स्ट स्टोक कर्ल थ्योरम।